आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स में बायो सावर्ट का नियम। ठीक, तो इसमें समझना बायो और सावर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक नियम दिया है। इन्होंने नियम किस पर दिया है, जब कोई चालक पर हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी पर आधारित एक नियम दिया जिसको हम लोग बायो सावर्ट नियम के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने नियम दिया था कोई चालक है जिस पर आई धारा प्रवाह होती है। ठीक है, आई धारा प्रवाहित होती है, ये एक्स और वाई कोई चालक है जिस पर आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर कोई अल्पांश लेते हैं, कोई अल्पांश लेते हैं डीएल। इस अल्पांश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी होता है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है। और इस डीएल और इस बिंदु पी के बीच में एक एंगल बनता है, इसको बोल देते हैं हम लोग थीटा, और इस डीएल और पी के बीच की दूरी होता है आर। तो बायो सावर्ट के नियम के अनुसार देखो क्या दिया है बायो सावर्ट नियम में, इस डीएल अल्पांश के कारण इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश के कारण उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से शो करते हैं और ये अल्पांश के कारण इस बिंदु पी पर उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस अल्पांश को हम लोग क्या बोल देंगे, चुंबकीय क्षेत्र को डीबी। ठीक, तो इसी पर नियम दिया है कि ये जो अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है, डीबी है, ये अनुक्रमानुपाती होता है इस चालक में बहने वाली धारा के। ठीक, ये पहला है। ठीक, दूसरा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो अल्पांश के कारण उत्पन्न हुआ है वो डीबी अनुक्रमानुपाती होता है इस अल्पांश के। थर्ड, डीबी अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के। फोर्थ, ये डीबी व्युत्क्रमानुपाती होता है इन दोनों के बीच की दूरी के। इस तरीके से ये चार कथन है बायो सावर्ट के नियम में। ठीक, अब इन सबको मिला के लिखें तो क्या बनता है, डीबी समानुपाती होता है आई डीएल साइन थीटा और व्युत्क्रमानुपाती होता है इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के। ठीक है, इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के, इस तरीके से। ठीक, अब जब हम लोग इस समानुपाती को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, एक नियतांक आएगा μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा। बस इतना ही है आपका बायो सावर्ट का नियम, जो कि किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बताया गया है। ठीक, अब इसके अनुप्रयोग देखो, ये मेनली इतना ही समझो। अब इसके अनुप्रयोग हम लोग देख रहे हैं, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसा लिखा है वैसे ही करना है हमको। क्या बोला गया, सीधे लंबे धारावाही चालक। तो एक लंबे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक चालक ले लेते हैं इस तरीके से, एक चालक ले लिए। ठीक है, एक चालक ले लिए, एक एक्स वाई चालक ले लिए। ठीक, अब इसका मुख्य मध्य बिंदु ले लेते हैं ओ। मध्य बिंदु क्या ले लिए, ओ। ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी ले लेते हैं, ओ से ए दूरी पर कोई बिंदु पी ले लेते हैं। ठीक, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान रखना जो बोल रहा हूं उसको शब्दों में लिखना पड़ेगा तुम लोग को। क्या किए, एक एक्स वाई लंबे धारावाही चालक ले लिए, इसका मध्य बिंदु ओ लिए, ओ से ए दूरी पर आपका कौन सा बिंदु है, पी है, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ओ से एक्स दूरी पर, ओ से एक्स दूरी पर एक अल्पांश ए बी लेंगे, ए बी की कल्पना करेंगे। ठीक है, ओ से ए बी पर एक अल्पांश की कल्पना करेंगे और हमको पता है बायो सावर्ट के नियम में हम लोग क्या लिए, अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी को क्या लिए हैं, आर। तो इस अल्पांश से दूरी बिंदु पी की दूरी को हम लोग क्या ले लेते हैं, आर। ठीक, और इनके बीच में एंगल को कुछ मान लेते हैं हम लोग, फाई मान लेते हैं। चलो ठीक है, यहां पर कोई एंगल बनता है फाई। ठीक, और इसको भी मिला लेते हैं, बिंदु पी और बिंदु बी और बिंदु पी को मिला लिए। ये अल्पांश की वजह से बन रहा है यहाँ पे एंगल, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डी फाई। क्या बोल देंगे, डी फाई। ठीक, इतना ही करना है आपको। अब यहां पे देखो ध्यान से, यदि मैं कहूं यहां पे देखो ये एक रेखा होता है, देखो ये लाइन है और कोई भी लाइन होता है, ठीक है, कोई भी रेखा है वो कितने एंगल का होता है, 180 डिग्री का होता है। और यहां पे यदि मैं एंगल क्या मान लूं, थीटा मान लेता हूं, तो ये एंगल कौन सा बनेगा आपका, क्या बनेगा, ऐसा कुछ है। यदि इसको मैं थीटा मान लूं और पूरा क्या है आपका रेखा 180 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपका कितने का बनेगा, 180 माइनस थीटा डिग्री का। ठीक, इतना ध्यान रखना। ठीक, तो आपको लिखना क्या है, एक आपका धारावाही चालक है एक्स और वाई, मध्य बिंदु क्या है ओ, ओ से ए दूरी पर कोई बिंदु बी है,
जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O से x दूरी पर एक अल्पांश ए बी है, ठीक है। A से P के बीच की दूरी क्या है, R, और इसके बीच में एंगल क्या बनता है आपका APO का एंगल फाई, तथा ये APB का एंगल क्या बनता है D फाई, क्योंकि अल्पांश के कारण एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या मान लिए, एक एंगल थीटा मान लिए, और थीटा मान लिए तो ये एंगल जो B है, ये इधर का एंगल क्या बनेगा आपका 180 माइनस थीटा, इतना ध्यान रखना, ठीक। तो सबसे पहले देखो बायो-सेवर्ट नियम में क्या दिया है, बायो-सेवर्ट नियम दिया है आपका अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और हमको निकालना है इस पूरे लाइन की वजह से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इतना चीज समझना, ठीक है। जो बायो-सेवर्ट है छोटे से अल्पांश के लिए दिया है, तो हम लोग अल्पांश को पहले निकालेंगे, फिर पूरे चालक के कारण निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, अल्पांश dl, देखो इसका मान कितना है आपका dl, ठीक है। अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से, ठीक है। तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो पहले से आपको बायो-सेवर्ट के नियम से दे चुका है कि ये होता है आपके अल्पांश के कारण बिंदु P, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होता है, देखो अल्पांश के कारण जो बिंदु क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यहाँ पे, उसको हम लोग किससे शो करते हैं, dB से, और दे रखा है आपका बायो-सेवर्ट नियम से कि dB जब होता है तो क्या होता है, dIdl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये दे रखा है, इसको समीकरण 1 मान लो, ये होता है अल्पांश के कारण, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो वैल्यू उसको निकालेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आइडियल साइन थीटा, तो इसके कोशिश करना इसका वैल्यू निकालने का, सबसे पहले समझ लो इसी का वैल्यू निकालेंगे, आइडियल साइन थीटा और आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना, इस यहां पे देखो BP पर लंब खींचना AC, क्या खींचना, AC लंब खींचना, AC लंब मतलब AC लंब खींचना कहां पे, PB पर, इस तरीके से PB पर लंब खींच दिए, ठीक। यहां पे कोई नाम दे दिए AC लंब खींचे BB पर, ठीक। जब लंब खींचे तो ये भी आपका 90 डिग्री बन जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, होगा, ठीक। तो यहां पे देखो आपका समकोण त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री बना तो समकोण त्रिभुज बन गया ACB, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक। सबसे पहला काम समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना आपको ACB में, जैसा दिख रहा है यहां पे लिख लो भैया, ऐसा दिख रहा है, देखो डायग्राम ऐसा दिख रहा है, इसको उठा के यहां पे ले आए। अब यहां पे A है, यहां पे C है, यहां पे B है, तो आपको पता है ये वाला एंगल को मैं पहले ही बता दिया हूं कितना होता है 180 माइनस थीटा, और ये आपका कौन सा एंगल है 90 डिग्री, ठीक। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो एंगल बन रहा है आपका, देखो जो 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग कर्ण, और जो एंगल बना हुआ है उसके सामने वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग लंब, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं आधार, इस तरीके से, ठीक। तो यहां पे देखो समकोण त्रिभुज ACB में, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। अब साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहां पे थीटा एंगल कौन है 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहां पे लंब कौन है आपका AC, और कर्ण कौन है आपका AB, इस तरीके से है। AC का वैल्यू क्या है आपको डायग्राम में देखो, AC का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। और ये साइन थीटा, देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा ये कौन से चतुर्थांश में है, तो आपको पता चलेगा, यहां पे देख लो इस तरीके से होता है चतुर्थांश, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे आपका होता है 2π/3, ठीक। तो ये देखो पाई बोला गया है, 180 मतलब होता है पाई, ये 90 होता है, 180 मतलब होता है पाई, और हम लोग जहां जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक मान को लेते हैं, ठीक है। और जब
जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो अब हम लोग क्या लेते हैं, ऋणात्मक वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, इधर देखो, इससे ये द्वितीय चतुर्थांश है, इतना ही बच जानो, द्वितीय चतुर्थांश है ये 180 बाई मतलब 180 अंक, या 180 माइनस थीटा नेगेटिव वैल्यू है, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और याद रखना द्वितीय चतुर्थांश में साइन का वैल्यू चेंज नहीं होता, और साइन 180 मतलब साइन 180 वाला मान है तो साइन जो है 180 वैल्यू में चेंज नहीं होता, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन का वैल्यू धनात्मक होता है, तो साइन का वैल्यू चेंज होगा भी नहीं, और ये वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। अब मान रख देंगे, एसी का मान आपको नहीं है, एबी का मान आपको दिया हुआ है डीएल, एसी एबी का मान दिया हुआ है डीएल, और ये हो गया आपका साइन थीटा। यहां से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एसी इज इक्वल टू हो जाएगा डीएल साइन थीटा। इस तरीके से आपका एसी इज इक्वल टू डीएल साइन थीटा निकल गया। इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, समीकरण 2 मान लो। यहीं पे छोटा सा बना रहा हूं, देखो ये हो गया। आपको एक और समकोण त्रिभुज दिख रहा है, देखो 90 डिग्री ये भी होगा बोला था, तो 90 डिग्री दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज वहां पे भी दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है भाई, एसीपी में, एसीपी में जैसा दिख रहा है डायग्राम उसको उठाओ। यहाँ पे त्रिभुज एसीपी कौन सा है, जैसा दिख रहा है उसको उठा दो, ऐसा दिख रहा है वहां पे। ठीक, ये ऐसा दिख रहा है, ए सी पी। 90 एंगल कहां पे बन रहे हैं, एंगल सी पे। ठीक, ए से पी के बीच की दूरी कितनी है, आर, उसको इसको यहां तक, ठीक है, आर है। और आपका इधर एंगल कौन से बन रहा है, यहाँ पे डी फाइव। तो ध्यान रखो 90 एंगल कहां पे बन रहा है, यहाँ पे एंगल सी पे बन रहा है 90 एंगल, तो इसके 90 एंगल के सामने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। और जो एंगल बनता रहता है डी फाइव एंगल बन रहा है, उसके सामने वाले भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, लंब। और जो बच गया उसको क्या बोल देते हैं, आधार। ठीक, यहां से आप साइन फाइव का वैल्यू निकालोगे, साइन डी फाइव का वैल्यू क्या निकल जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एसी, कर्ण का वैल्यू क्या है, एपी साइन डी फाइव। एसी का वैल्यू कितना है, एसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, निकालेंगे। एपी का वैल्यू दिया हुआ है आर, तो एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन डी फाइव। इस तरीके से, ठीक है, आर साइन डी फाइव। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, साइन डी फाइव बहुत छोटा एंगल होने की वजह से हम लोग साइन को खाली डी फाइव के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन डी फाइव को क्या लिख सकते हैं, डी फाइव लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको इक्वेशन यहां पे लिख लेता हूं, AC इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास क्या बचा, आर डी फाइव बचा। इस तरीके से इक्वेशन नंबर इसको क्या ले लेते हैं, 3 ले लो। अब समीकरण 2 और 3 में देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे, क्या हो जाएगा, डीएल साइन थीटा बराबर क्या हो गया, आर डी फाइव। आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो डीएल साइन थीटा है, यहां पे रिप्लेस कर दो, डीएल साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे तो क्या लिख देंगे वहां पे, आर डी फाइव। तो यहां पे लिखो डीएल साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें, क्या हो जाएगा, डी बी। यहां पे देखो समानुपाती लिखा हुआ था ना, इसको मिटा के क्या लिख दो, म्यू 0 4 पाई। ठीक है, बता दिया था बायो सावर्ट में, म्यू 0 4 पाई। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई डी आई, डीएल को रिप्लेस करेंगे डीएल साइन थीटा को, तो क्या हो जाएगा, आर डी फाइव अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से। ठीक, अब बारी है आर, देखो यहां पे है आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई डी फाइव और अपॉन आर, एक आर कट गया। अब इस 1 अपॉन आर का वैल्यू निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, आपका एक और 90 एंगल दिख रहा है, यहां पे 90 एंगल बन रहा है, देखो। ठीक है, 90 एंगल बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज और बन रहा है आपका, समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एओपी में, एओपी में जैसा दिख रहा है डायग्राम को वहां पे ले आओ, ए ऐसा दिख रहा है, देखो। ठीक है, एओपी, यहां पे आपका 90 एंगल बन रहा है। ठीक, और ये आपका एंगल है कौन सा, फाइव। एंगल के सामने वाले भाग को क्या बोलते हैं, बार बार बोल रहा हूं, लंब। ठीक है, ध्यान रखना, एंगल के सामने वाले भाग को बोलते हैं लंब, और कर्ण के सामने वाले भाग को बोलते हैं हम लोग कर्ण, और नीचे वाला बच गया उसको बोलते हैं आधार। ठीक, यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, cos फाइव का वैल्यू निकाल लेते हैं।
cos फाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, cos फाई इक्वल टू होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार कौन सा है आपका, ओपी, कर्ण कौन सा है आपका, एपी, ये cos फाई। किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है यहां से देख लेते हैं। ओपी का वैल्यू दिया हुआ है cos फाई, ओपी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ए, ठीक है, और एपी का वैल्यू दिया हुआ है आपका आर, इस तरीके से। ठीक, आर को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, नहीं आर को नहीं, ए को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा cos फाई अपॉन ए, और इधर हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर। ठीक, यहां देखो आपका 1 अपॉन आर का वैल्यू निकल गया। अब इस 1 अपॉन आर के वैल्यू को, इसको क्या मान लो, समीकरण 4 मान लिए रहो। ठीक है, 1 अपॉन आर के मान को समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखो, क्या हो जाएगा, dv बराबर म्यू 0 4 पाई आई, देखो 1 अपॉन आर का वैल्यू ये है तो ये cos फाई डी फाई, और इधर क्या हो जाएगा आपका नीचे ए, ये निकल गया। ठीक, तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये है। ठीक है, ये निकल गया, ये अल्पांश के कारण, इस छोटे से टुकड़े के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब निकालेंगे पूरे चालक तार x y के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो ये x को बिंदु P से मिला लो, x को बिंदु P से मिला लिए, और y को एक बिंदु P से मिला लो। ठीक, इधर को आपको एक एंगल दे दो अल्फा 1, और इधर को कोई एंगल दे दो अल्फा 2, यहां से पूरा रहेगा ना अल्फा 2, इस तरीके से। ठीक, अब यहां पे देखते हैं पूरा, देखो पूरे चालक तार के कारण कर रहे हैं, पूरे संपूर्ण चालक तार एक्स वाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो जब भी अल्पांश की बात करते हैं हम लोग अवकलन करते हैं, जब भी संपूर्ण की बात करते हैं समाकलन करते हैं। तो अब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन कर दो dv, और इसका समाकलन कर दो म्यू 0 4 पाई आई cos फाई डी फाई, और नीचे में क्या है आपका a। ठीक, लिमिट भी डाल दो। देखो यदि ग्राफ में देखो तो ऊपर हम लोग x से टर्म है और नीचे भी ये आपका y टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ग्राफ में होगा ऐसा रहता है ग्राफ इस तरीके से, ये आपका y टर्म, तो इधर y का धनात्मक वैल्यू होता है, इधर क्या होता है y का ऋणात्मक वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखो आपका अल्फा एंगल बना है, तो ये एंगल को हम लोग क्या ले लेते हैं, यदि लोअर लिमिट को माइनस अल्फा 1, ठीक है, और इधर अल्फा 2, इस तरीके से। ठीक, यहां लोअर लिमिट अल्फा 1 और इधर अल्फा 2, ये लिमिट ले लेंगे। अब लिमिट ले लिए, देखो यहां पे समाकलन हो रहा है डीबी का, ये और ये कट जाता है तो क्या बचेगा, बी बचेगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा आपका, इस लिमिट यहां पे लो। ठीक, इधर बचेगा आपका जितना, देखो किसके सापेक्ष हो रहा है समाकलन, डी फाई के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, तो जिसके साथ फाई लगा है उसको भी अंदर रखो, बाकी सबको बाहर निकालो। इन जितना भी है देखो म्यू 0 4 पाई बाहर निकलेगा, आई निकलेगा अपॉन ए बाहर निकलेगा, cos फाई बस रहेगा क्योंकि उसके साथ फाई है, ये अल्फा 1 और ये हो गया अल्फा 2, cos फाई, और ये हो गया आपका डी फाई, ये b इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई, ठीक, आई अपॉन ए। यहां देखो cos फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई, ये फार्मूला होता है। ठीक, लिमिट को लगा देंगे माइनस अल्फा 1 और से अल्फा 2 तक। ठीक, फिर म्यू 0 4 पाई आई अपॉन ए, लिमिट को लगाएंगे साइन अल्फा 2 माइनस, यहां पे देखो माइनस है, माइनस करेंगे साइन माइनस अल्फा 1। ठीक है, इस तरीके से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 4 पाई आई अपॉन ए, और इधर हो जाएगा आपका साइन अल्फा 2। ध्यान रखना एक चीज, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस साइन थीटा, तो यहां पे हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा 1। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 4 पाई आई अपॉन ए, और ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1, इस तरीके से आएगा। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। यही आपका संपूर्ण चालक तार के लिए
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब कुछ स्थितियां होती है जिसको निकालने को बोला जाता है स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में क्या, जब ये बिंदु P इस मध्य बिंदु O के एकदम समीप हो, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, स्थिति फर्स्ट जब बिंदु P चालक तार के मध्य बिंदु के समीप हो, तो ये बिंदु P जब यहां O के एकदम समीप होगा तब क्या लेंगे, तो लिमिट क्या लेंगे, देखो यहां पे होगा तो ये देखो मध्य बिंदु है तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा यानी कि π/2 और ऊपर भी क्या बनेगा π/2, तो लिमिट क्या ले लेंगे हम लोग π/2, तो हम लोग इधर देखो α2 और α1 दो एंगल का काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, α1 इक्वल टू क्या लेंगे π/2 और α2 इक्वल टू भी क्या ले लेंगे π/2, जब बिंदु P चालक तार के मध्य बिंदु के समीप होगा। अब वहां पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू μ0 4πi/a और इधर क्या है आपका sin π/2 प्लस sin π/2, इस तरीके से, तो B इक्वल टू हो जाएगा μ0 4πi/a, sin π/2 का वैल्यू होता है आपका 1, sin π/2 का वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया 2, तो B इक्वल टू क्या हो गया μ0 4πi/a और ये 2 हो जाएगा तो ये हो गया 2i, ठीक। यही आपका क्या है, जब बिंदु P आपके चालक तार के मध्य बिंदु के समीप होगा उसके लिए ये व्यंजक है। और कंडीशन आ सकता है स्थिति 2, स्थिति 2 क्या हो सकता है, जब बिंदु P चालक तार के किसी एक किनारे पर हो, तब कैसा स्थिति होगा, जब बिंदु P चालक तार के किसी एक सिरे पर हो तब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कोई भी एक किनारा ले लेंगे, तो जिस किनारे पर भी होगा उसका वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, α1 इक्वल टू 0 ले लेंगे और एक का एंगल क्या बनेगा आपका π/2, ये वहां पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा B इक्वल टू μ0 4πi/a और यहां पे हो जाएगा साइन, देखो α1 का वैल्यू लिए हैं, ठीक है, वहां पे देखो α1 पीछे है तो यहाँ पे sin π/2 प्लस sin 0, ठीक, sin 0 का वैल्यू होता है 0 और इसका वैल्यू होता है 1, तो डायरेक्ट हम लोग रख देंगे इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 1 ही होता है, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा μ0 4π और ये हो जाएगा i/a। इस तरीके से दो कंडीशन है, बस इतना ही आपको करना है और इतना ही आप ध्यान पूर्वक अच्छे से देखकर करना, सारे चीज कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से बनाना। चलिए।